देखो करंट जो चैप्टर पर है उसका नाम है एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा एरर होता क्या है। ओके, उसके बाद एरर या फ्रॉड क्या होता है, एरर एंड फ्रॉड का टाइप्स, और एरर एंड फ्रॉड को कैसे ढूंढा जा सकता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म है उसका नाम है एरर। एरर का मतलब ध्यान से समझो क्या होता है। एरर का मतलब होता है जो भी अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है ना, जो हम लोग अनजाने में करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एरर्स। ठीक है, अब यहाँ जो एरर्स एंड फ्रॉड का बात किया गया वो अकाउंटिंग में, क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो अकाउंट्स का ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी एरर एंड फ्रॉड का बात किया गया वो किस में किया गया, अकाउंट्स में। ठीक है, ओके। एरर का डेफिनेशन में क्या लिखा गया, एरर रेफर्स टू अनइंटेंशनल शॉर्टकमिंग। अनइंटेंशनल का मतलब क्या होता है, जो अनजाने में होता है। ठीक है, अनइंटेंशनल होगा। शॉर्टकमिंग का मतलब क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक रूल को फॉलो ना करना या फिर एक स्टैंडर्ड को मीट ना करना। ठीक है, अनइंटेंशनल शॉर्टकमिंग होगा कहाँ पे, इन फाइनेंशियल डेटा। मतलब जो फाइनेंशियल डेटा होगा कंपनी का, जो अकाउंटिंग डेटा होगा, उसमें क्या रहेगा, अनइंटेंशनल शॉर्टकमिंग। ठीक है, विच ऑकर ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये जो एरर के पीछे का रीजन हो सकता है, पहला होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही फॉलो नहीं किए। दूसरा नेग्लिजेंसी ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय क्या क्या नेग्लेक्ट करता है, मतलब इग्नोर करके आगे बढ़ गया या कुछ भी ऐसा गलती कर दिया। क्लेरिकल मिस्टेक, क्लर्क जो मिस्टेक करता है, जैसे कि अमाउंट का मिस्टेक हो गया, 200 के बदले 400 लिख दिया, ये सब टाइप का। एंड रीजन ऑफ द लाइक नेचर, मतलब इस नेचर का कोई भी रीजन जिससे क्या अराइज होता है, एरर। ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन उसके बाद दिया गया इन सिंपल वर्ड्स, एरर्स आर अनइंटेंशनल मिस्टेक। एरर का मतलब कौन सा मिस्टेक होता है, अनइंटेंशनल। इसका मतलब क्या होता है, जो कि अनजाने में किया गया, अनइंटेंशनल यानी कि अनजाने में। तो एरर का मतलब क्या हुआ, अनइंटेंशनल मिस्टेक इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड में हम लोग अनजाने में जो भी गलती करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, एरर्स करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एरर का टाइप क्या क्या होता है। बेसिकली एरर तीन टाइप का होगा। ठीक है, पहला लिखा गया एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन, और थर्ड है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप से एरर का, ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल। एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, देखो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, मान ले कोई भी ट्रांजेक्शन किए बट उसको लिखना भूल गए, उसको कहते हैं हम लोग एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना, हिंदी में कहते हैं इसको छूट जाना। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन में देखो क्या लिखा गया है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब कोई भी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना क्या हो जाता है, छूट जाता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर, ओके। बट ये दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल। मान लो सामान खरीदा बट रिकॉर्ड नहीं किया, क्लियर, तो ये क्या हुआ, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल और एक होता है कंप्लीट। मीनिंग क्या होता है, पार्शियल एरर का मतलब होता है अगर अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक अकाउंट में रिकॉर्ड किए और एक में रिकॉर्ड, इसको कहते हैं पार्शियल, मतलब आधा रिकॉर्ड हुआ और आधा रिकॉर्ड। और एक होता है कंप्लीट, मतलब पूरा ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्लियर, तो एरर ऑफ ओमिशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक पार्शियल ओमिशन और एक क्या होता है, कंप्लीट। देखते हैं यहाँ मीनिंग, when only one aspect of the transactions is recorded in the books and the other aspect is omitted, it is called partial omission। मतलब क्या बोला गया है, when only one aspect of transaction is recorded, जब ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बट अदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरर ऑफ कौन सा ओमिशन, पार्शियल, क्योंकि एक रिकॉर्ड है और एक रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर, ओके। फॉर एग्जांपल में यहाँ पे लिखा गया है, रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर इज मेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर। हम पेमेंट किए हैं, कैश बुक में लिख दिए, लेकिन जो क्रेडिटर है, मतलब जिसको पे किए, उसके अकाउंट में लिखना भूल गए, मतलब कैश में लिख दिए बट क्रेडिटर में लिखना भूल गए। क्लियर, तो ये कौन सा एरर हो गया, पार्शियल ओमिशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा
कंप्लीट वाले का देखते हैं। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज फुल्ली ओमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। जब कोई भी ट्रांजैक्शन क्या होता है, पूरा छूट जाता है रिकॉर्ड करना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट ओमिशन। मीनिंग क्या हुआ, इसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में किए थे ना, परचेज ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, वो क्या था, एरर ऑफ ओमिशन था, लेकिन कौन सा वाला, पार्शियल की कंप्लीट, पूरा कंप्लीट, क्योंकि नॉट रिकॉर्डेड का मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किए। एक और हम लोग पढ़े थे, याद है, कैश पेड टू राम नॉट रिकॉर्डेड टू राम अकाउंट, ये कौन सा है, एरर ऑफ ओमिशन ही है। कैश पेड टू राम, लेकिन किस में रिकॉर्डेड नहीं है, सिर्फ राम में रिकॉर्डेड नहीं है, तो क्या हो गया, पार्शियल हो गया, ठीक है। अगर ऐसे कहता कैश पेड टू राम नॉट रिकॉर्डेड, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट। कैश पेड टू राम को रिकॉर्ड ही नहीं किया पूरा, तो क्या हो गया, पूरा कंप्लीट, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करे। अच्छा, डेफिनेशन फिर से बोल देते हैं, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज फुल्ली ओमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। जब पूरा ही छूट जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट ओमिशन कहेंगे। इन दिस केस, अच्छा अब समझना, बताओ ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है बनाने का, डेबिट और क्रेडिट को मैच करना। अब सिंपल से सोचो, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड ही नहीं किए, ना तो डेबिट में रिकॉर्ड किए, नहीं तो ट्रायल बैलेंस मिलेगा या नहीं, अच्छे से समझो। हम ट्रांजैक्शन को परचेज किए बट रिकॉर्ड नहीं किए, ना तो परचेज को डेबिट किए, ना ही कैश को क्रेडिट किए, मतलब रिकॉर्ड किए ही नहीं, तो ना तो मेरा डेबिट बढ़ा, ना ही मेरा क्रेडिट बढ़ा, मतलब कोई फर्क पड़ा ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्या चेक करता है कि डेबिट और क्रेडिट सेम है या फिर, यही ना। अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन को नहीं रिकॉर्ड किए तो ऑब्वियसली मैच होगा, बट मान लिया अगर एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली डेबिट में रिकॉर्ड किए, सिर्फ क्या रिकॉर्ड किए, डेबिट। जैसे परचेज टू कैश किए, परचेज में डेबिट में 200 लिख दिए, बट कैश में लिखना भूल गए, तो क्या इक्वल हुआ, डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट क्या हो गया, कम ना हो गया। तो याद रखना, जो एरर ऑफ ओमिशन होता है, अगर कंप्लीट हो, मतलब पूरा अगर लिखना छूट गया, ना तो डेबिट में लिखे ना ही क्रेडिट में, तब तो मैच हो जाएगा। बट अगर एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किए, मतलब सिर्फ डेबिट में लिख दिए या फिर सिर्फ क्रेडिट में, तो क्या मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पहला टाइप था एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली छूट जाना। दो टाइप का होगा, एक पार्शियल और एक क्या होगा, कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन को गलत रिकॉर्ड करते हैं। गलत रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ, हमको मान लो लिखना था 200 रुपया बट लिख दिए 2000, रेक्टिफिकेशन में किया है ना ये वाला एरर, लिखना था 200 लिख दिए कितना, 2000। या फिर ये भी किए थे कि लिखना था परचेज में और लिख कहाँ दे रहे थे हम लोग, सेल्स में, एक्स को डेबिट करना था, किसको कर दे रहे थे, वाई को, ये वाला क्या हो गया, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं इसका, when a transaction is erroneously recorded it is called error of commission। जब ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरर ऑफ कमीशन, क्लियर, ओके। इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अब ये जो एरर ऑफ कमीशन होता है, दो टाइप का होता है। पहला बोला गया एरर ऑफ मिस पोस्टिंग, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग। सबसे पहले तो ये जानते हैं एरर का मतलब क्लियर है। मिस पोस्टिंग में, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग जर्नल से लेजर में लिखते हैं ना, उसको कहते हैं पोस्ट करना, मतलब जर्नल से कहां पे लिख रहे हैं, लेजर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पोस्टिंग, ठीक है। तो एरर ऑफ मिस पोस्टिंग क्या कहता है, इट में इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन विथ रॉन्ग अमाउंट। जर्नल से जब लेजर में गए तो अमाउंट क्या लिख दिए, गलत। जर्नल में था 200, वहां पे जाके गलती से 2000 या 20 रुपया, क्लियर। अच्छा, एक तो रॉन्ग अमाउंट होगा, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, गलत साइड में लिख देना, डेबिट करने के बदले गलती से क्या कर दिए, क्रेडिट, ये भी हो आएगा किसमें, एरर ऑफ कमीशन का, ठीक है, ओके। उसके अलावा पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, ये भी होता है ना, एक्स को डेबिट करने की जगह वाई को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो एरर रहेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग, बट किसके अंदर आएगा, एरर ऑफ कमीशन के अंदर, क्या। तो मिस पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, फिर से देखो, इट में इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन विथ, मिस पोस्टिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा बट क्या क्या गलती होगा, रॉन्ग अमाउंट, ठीक है, फिर रॉन्ग साइड और रॉन्ग अकाउंट, अमाउंट, अकाउंट और साइड, क्लियर। या तो गलत अमाउंट या गलत अकाउंट
या फिर गलत साइड। क्लियर? ओके, इसका एग्जांपल में लिखा गया है, फॉर एग्जांपल अ परचेज ऑफ 300 इज रिकॉर्डेड रॉन्गली एज 3000। खरीदे कितने का है? 300 का, बट गलती से लिख के कितने का है? 3000 का। ये वाला कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ मिस पोस्टिंग, जो किसके अंदर में आएगा? कमीशन। कुछ भी अगर मिलता है तुमको अमाउंट का गलती, या फिर एक ट्रांजेक्शन को 2 बार लिख दिया, ये किस में आएगा? एरर ऑफ कमीशन में आएगा। ठीक है, तो मिस पोस्टिंग क्लियर है क्या होता है? गलत अमाउंट, गलत साइड और गलत अकाउंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये जो एरर ऑफ कमीशन का दूसरा टाइप है उसका नाम है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? एक चीज का 2 थ्राइस भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एरर ऑफ डुप्लीकेशन में क्या लिखा गया? सच एरर ऑकर्स व्हेन सेम ट्रांजैक्शन इज रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एरर कब अराइज होता है? जब एक ही ट्रांजैक्शन को कितनी बार लिख देते हैं? 2 बार। ठीक है, जैसे राम को कैश पे किए, राम टू कैश, फिर लिख दिया राम टू कैश। ये वाला कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ डुप्लीकेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फर्स्ट 2 एरर पढ़ लिए। पहले का नाम क्या था? एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, जो 2 टाइप का होता है, एक पार्शियल और एक क्या होता है? कंप्लीट। एरर ऑफ कमीशन, इसका मतलब क्या होता है? गलत रिकॉर्ड होना। ये 2 टाइप का होता है, क्या क्या? मिस पोस्टिंग और डुप्लीकेशन। क्या? लास्ट वाला जो टाइप है उसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो तुम लोग स्टार्टिंग में बहुत गलती करते थे। जैसे प्लांट खरीदे, डेबिट किसको करना चाहिए था? प्लांट को, बट गलती से कर दी किसको? परचेज को। ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये तब अराइज होता है जब मान ले कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पता है ना क्या होता है? एसेट्स खरीदना क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो 1 साल के बाद होता है या 1 साल से ज्यादा टाइम में होता है, और जो बार बार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेकरिंग। तो जब भी हम लोग कैपिटल को रेकरिंग ट्रीट करते हैं, रेकरिंग को कैपिटल, उस केस में जो एरर अराइज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, हम खरीदे प्लांट, डेबिट किसको करना चाहिए था? प्लांट को, बट गलती से किसको कर दिए? परचेज को। ये क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। या फिर मान ले हम मशीन का रिपेयर कराए, मशीन ने क्या करा है? रिपेयर, तो डेबिट किसको करना चाहिए था? रिपेयर को। रिपेयर का खर्च एक्सेप्शन होता है एसेट्स में, क्योंकि रिपेयर बार बार करवाना पड़ता है ना। तो मशीन का रिपेयर करवाएंगे तो डेबिट किसको करेंगे? रिपेयर को, बट गलती से मान लो मशीन को कर दिए। ठीक है, तो ये वाला कौन सा एरर में आएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, देखिए डेफिनेशन, व्हेन द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। इसका थोड़ा याद रखना, इसको हम लोग शॉर्ट में GAAP कहते हैं, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बहुत बार फुल फॉर्म भी आता है। ठीक है, होता क्या है? व्हेन द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो गैप है, आर नॉट फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है उसको अगर फॉलो ना करे तो कौन सा एरर अराइज होगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है? देखो, 2 कंपनी का देखना, जब फाइनल अकाउंट बनता है दोनों का बनाने का तरीका सेम रहता है। रीजन क्या है? वहां पर एक प्रिंसिपल फॉलो होता है GAAP का, जो कि हम लोग को बताएगा कि फाइनल अकाउंट को कैसे बनाना है। स्पेसिफिक रूल होता है। ठीक है, ताकि क्या हो? 2 कंपनी का हम लोग कंपेयर कर पाए। हम मान ले तुम अलग तरीके से फाइनल अकाउंट बनाते हो और ये अलग तरीके से, कोई सिमिलर रूल है ही नहीं, तो क्या कंपेयर कर पाओगे? इसीलिए अकाउंटिंग में क्या होता है? हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, these errors arise generally when the principle of accountancy are not observed while recording a transaction. ये गलती कब अराइज होगा? जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब देखो ये भी ध्यान देने वाला बात है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? हम क्या किए? प्लांट को डेबिट करने के बदले किसको डेबिट किए? परचेज को। डेबिट तो हुआ ना, तो क्या ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ा? क्योंकि एक तो डेबिट है ही उसका, चाहे प्लांट हो या फिर परचेज हो। ठीक है,
तो ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है वो कभी भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो एग्जाम्पल में इसका लिखा हुआ देखो, फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ मशीन इज रॉन्गली डेबिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीन अकाउंट। मशीन को इंस्टॉल करने का जो खर्च होता है वो किसको डेबिट करते हैं? मशीन को ना, बट गलती से किसको डेबिट कर दिया? रेवेन्यू, मतलब इंस्टॉलेशन को मान ले डेबिट कर दिया, ठीक है। चलो प्रिंसिपल को एक बार फिर से समझ लो। देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल कब आएगा? जब कैपिटल ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू, और रेवेन्यू को क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल। ओके, यानी कि जब GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ना फॉलो करके अगर बनाते हैं तो फिर अराइज होगा क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो लिखा गया वो क्या है? फॉलोइंग आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर का एग्जांपल क्या होता है? पहला लिखा गया वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिकॉर्डेड एज वेजेस पेड टू वर्कर। हम प्लांट को इंस्टॉल कराएं बट गलती से कहां पे रिकॉर्ड कर दिए? वेजेस में, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एसेट्स के ऊपर कोई भी खर्च होगा किसको डेबिट करेंगे हम लोग? एसेट्स को, ठीक है। उसके अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट इज रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। एग्जांपल आता है एग्जाम में बहुत कि रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग क्या मान लिए? कैपिटल। जो इनकम बार बार होता है हम उसको क्या मान लिए? कैपिटल मान लिए। बस दो एग्जांपल बेस्ड है। 5 नंबर भी कर सकते हो। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट इंस्टेड ऑफ रेंट अकाउंट। एरर में किए थे ना, राम को रेंट पेड किए बट गलती से डेबिट किसको कर दिया हम लोग? राम को। ये भी कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद देखो नेक्स्ट कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है? कंपनसेट का मतलब क्या होता है? पता है? जैसे मान ले ये बिस्किट लेकर के आया, ठीक है, अभी खा गया, अभी इसका पापा डी है, ठीक है, तो डी मान ले वो बिस्किट लेकर के आया, अभी खा गया, तो उसका क्या हो गया? लॉस हो गया ना। तो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा, मतलब उसके बदले फिर से ये क्या करेगा? बिस्किट ला करके उसको देगा। मतलब क्या हुआ? कंपनसेट करेगा, मतलब उसको जो भी लॉस हो उसको क्या करना? पूरा करना। बट यहाँ पे कंपनसेट का मतलब क्या होता है? जब एक गलती से दूसरा गलती छिप जाता है उसको कहते हैं हम लोग कंपनसेट, ठीक है। मतलब तुमको पता नहीं चलेगा कि गलती है वहां पे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। When the effect of one error, जब एक गलती का इफेक्ट get balanced by the effect of other errors, they are called compensating error। जब इफेक्ट ऑफ वन एरर, जब एक गलती का इफेक्ट से दूसरा गलती क्या हो जाता है? कंपनसेट हो जाता है, मतलब मैच हो जाता है, तो उस केस में कौन सा एरर अराइज होता है? कंपनसेटिंग एरर। फॉर एग्जांपल में सिंपल समझना, राम को 800 दिए और श्याम से 800 मिला। समझ में क्या बोल रहे हैं? राम को कितना दिए? 800, और श्याम से कितना मिला? हम उल्टा लिख दिए कि राम से हमको 800 मिला और श्याम को हम 800 दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों एरर क्या हुआ? कंपनसेट हो गया ना। कोई फर्क पड़ा? अकाउंटिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, गलती है, दोनों ही गलत है, एक नहीं दो गलत है। मतलब जब दोनों गलती मिल करके क्या हो गया? करेक्ट बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर। हालांकि ये भी गलत है। अच्छा, क्या ये वाला एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? एरर तो छुप गया, ट्रायल बैलेंस थोड़ी ना इफेक्टेड होगा। एग्जांपल में लिखा गया है एक्स अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड बाय 1000 इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग। एक्स के अकाउंट को डेबिट करने के बदले 1000 रुपए क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। एंड वाइज अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय 1000 इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग। वाई को डेबिट ना करके क्या कर दिया? गलती से क्रेडिट। मतलब जो करना था दोनों अपोजिट अपोजिट हो गया, दोनों क्या हो गया? कंपनसेट हो गया। इस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स। चलो फ्रॉड पढ़ने से पहले फिर से एक बार एरर को समझ लेते हैं पूरा। सबसे पहले एरर का मतलब क्या होता है? अनइंटेंशनल मिस्टेक इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो भी अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है, मतलब अनजाने में जो गलती करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एरर कहेंगे। अच्छा, एरर कितने टाइप का होता है? 3 4 पढ़ा क्या? अच्छा, कंपनसेटिंग हम छोड़ दे रहे थे ना। ओके,
देखो पहला एरर का नाम क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना क्या होता है, छूट जाना, ओमिट हो जाना। तो दो टाइप का होगा, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल का मतलब क्या होगा, ओनली एक एस्पेक्ट लिखाएगा, दूसरा नहीं लिखाएगा, वो पार्शियल। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा ही रिकॉर्ड ना होना। ओके, उसके बाद पढ़े एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, इरोनियसली रिकॉर्ड होना, मतलब गलत रिकॉर्ड होना, जो कि दो टाइप का होगा। एक तो होगा मिस पोस्टिंग और दूसरा क्या होगा, डुप्लीकेशन। ठीक है, मिस पोस्टिंग में क्या आएगा, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट एंड रॉन्ग साइड। ठीक है, डुप्लीकेशन में क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक से ज्यादा बार, मतलब दो बार रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कब अराइज होगा, जब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो हम लोग नहीं करेंगे। मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शन को क्या ट्रीट कर लेते हैं, रेवेन्यू, या फिर रेवेन्यू को क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल। एग्जाम्पल में क्या पढ़े, वर्कर को वेजेस दिए प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन गलती से कहां पे रिकॉर्ड कर दिए, वेजेस में। या फिर कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किए, या रेवेन्यू को क्या ट्रीट किए, कैपिटल। और लास्ट में क्या है, लैंडलॉर्ड को रेंट पेड किए, बट गलती से किसको डेबिट कर दिया हम लोग, लैंडलॉर्ड को। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन एरर, मतलब एक एरर का जो इफेक्ट होता है, इज कंपनसेटेड बाय अदर एरर। जब एक एरर के इफेक्ट से दूसरा एरर क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर। जैसे एक्स को डेबिट करने के बदले क्रेडिट, और वाई को क्रेडिट करने के बदले डेबिट कर देना। उसके बाद फ्रॉड क्या होता है, जानते ही होगे, बोलो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल, नहीं, वो दूध में पानी मिलाना फ्रॉड, वो एरर होता नहीं है, सिंपल सा बात है, वो फ्रॉड होता है। गलती से मिल जाता है वो एरर प्रिंसिपल है। चल देखो, यहाँ पे फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड रेफर्स टू, एरर क्या था, अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में होता है, और फ्रॉड क्या होता है, जानबूझ करके, है ना। तो फ्रॉड रेफर्स टू इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल या बैलेंस शीट का हम बात करेंगे यहाँ पे, उसमें क्या कर देना, मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे कि वेजेस पेमेंट किए है 200 का, दिखा दिए 400 रुपया, होता है ना अकाउंटेंट बहुत सारा। तो मान ली इसको रख दिया अकाउंटेंट, बोले वर्कर लोग को पैसा देना, तो 10 वर्कर है, सबको दिया है 100 रुपया करके, और रिकॉर्ड किया कितना, 150 करके, अपना हिसाब से करेगा ना। तो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। अब देखो फ्रॉड जो है ना, अलग अलग टाइप्स का होता है। फिलहाल इसका डेफिनेशन में जाते हैं। फ्रॉड रेफर्स टू इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या करना, इंटेंशनल, वो क्या था, एरर, अनइंटेंशनल, और ये क्या होता है, इंटेंशनल। तो इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, पैसा का इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना, मिसरिप्रेजेंट करना, मतलब गलत दिखाना। ठीक है, ओके। इट इज डन डेलिबरेटली, मतलब ये कैसे किया जाता है, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझ के। टर्म सब याद रखो, काम आएगा। विथ अ व्यू टू, और इसका पर्पस क्या होता है, डिसीव करना, चीट करना और मिसलीड करना। मीनिंग तो बताने की जरूरत नहीं है। मतलब फ्रॉड करने के पीछे का पर्पस क्या होता है, या तो किसी को डिसीव करना मतलब धोखा देना, चीट का मतलब भी धोखा ही होता है, और मिसलीड करने का मतलब धोखा ही होता है। एक अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं, अपना अपना हिसाब से देख लेना। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है ना। और पूरा हम लोग अकाउंटिंग का पढ़ रहे हैं, तुम लोग अपना पे मत ले लेना। देखो 3 टाइप का फ्रॉड होता है अकाउंटिंग में। पहला हो गया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश का फ्रॉड। ठीक है, उसके बाद है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है, और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग में फ्रॉड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करना। ठीक है, तो फ्रॉड 3 टाइप का रहेगा, कैश, गुड्स और अकाउंट्स। समझे क्या बोले, कैश समझ में आता है ना, पैसा,
और गुड्स भी जानते होगे, बिजनेस का सामान। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट मतलब समझ में, अकाउंटिंग एंट्री में क्या करेगा वो, गलती करेगा, गलती नहीं करेगा जानबूझ के। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान ले कैश क्या करना, कैश में मिस एप्रोप्रिएशन करना। इसका मतलब कैश मिला 400 रुपया और दिखाया कितना 150 रुपया, ये क्या होगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। ठीक है। उसके बाद आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है, सामान का चोरी वगैरह करना, चोरी नहीं कहेंगे, मतलब जैसे मान ले बिजनेस का सामान है, तुमको बेचने के लिए मिला, तुम सेल्समैन हो और तुम क्या करते हो, उसका पर्सनल यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान ले ये टीवी का सेलर है, इसको क्या देगा, टीवी बेचो। अब ये क्या किया, उसमें से टीवी निकाल करके घर में टीवी देख रहा है। तो वो वाला क्या हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है। अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या करता है, अकाउंटिंग एंट्री में मैनिपुलेशन करता है। जैसे कि सिंपल सा बात है, टैक्स कम देने के लिए क्या करेगा, प्रॉफिट को घटा देगा ना, समझा क्या बोले। या फिर किसी को अगर शो ऑफ करना होगा तो क्या करेगा, प्रॉफिट को बढ़ा देगा। पढ़ेंगे एक करके। तो देखो सिंपल सा, फ्रॉड 3 टाइप का, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, 3 टाइप का होगा। फर्स्ट टाइप में आते हैं, पहले का नाम है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कैश का मिस एप्रोप्रिएशन होता है, मतलब कैश वगैरह के मैटर में क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉड होगा। इसमें क्या बोला गया, देखो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश मींस द फ्रॉडुलेंट मिस एप्रोप्रिएशन। फ्रॉड से क्या करना, मिस एप्रोप्रिएट करना, किस चीज को, कैश को। ठीक है, बिलोंगिंग्स टू अनदर, मतलब दूसरे के कैश को, सिंपल सा बात है, अपना कैश में थोड़ी ना करेगा, बिलोंगिंग्स टू अनदर पर्सन। और कौन करेगा, टू हुम इट हैज बीन इंटरेस्टेड, मतलब जिसको कैश दिए हैं वो क्या करेगा, कैश में मिस एप्रोप्रिएशन करेगा। ठीक है, मतलब कैश का चोरी भी कह सकते हैं, या फिर कैश मिला बट दिखाया ही नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मेजर फ्रॉड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस में जितना भी फ्रॉड होता है ना, सबसे ज्यादा किसका होता है, कैश का ही होता है। ठीक है, बहुत जन ना खुचरा लेके पॉकेट में घर चल जाता है। धोनी धोनी पे कहा जा रहा था। अच्छा देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज वन ऑफ द मेजर फ्रॉड, ये सबसे बड़ा जो बेसिकली जो फ्रॉड होता है वो यही वाला होता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। ठीक है, मेजर फ्रॉड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच नॉर्मली ऑकर्स इन द कैश डिपार्टमेंट। अच्छा, ये वाला फ्रॉड होगा कहाँ पे, अब उसको मान ले नाली साफ करने के लिए रखी हुई, तो क्या वो कैश चोरी करेगा, है ना। तो कैश का मिस एप्रोप्रिएशन, कैश का मिस एप्रोप्रिएशन कहाँ पे होता है, कैश डिपार्टमेंट वाला करता है, जिसको हम लोग पैसा दिए हैं, ठीक है, वही करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा गया, देखो कैश को मिस एप्रोप्रिएट करने का क्या क्या तरीका है, मतलब कैश में जो भी फ्रॉड वगैरह करोगे तो उसका क्या क्या तरीका है उसको देखते हैं। पहला जो तरीका है उसमें लिखा गया, नॉन रिकॉर्डिंग और शॉर्ट कमिंग ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम एनी सेल्स और प्रोसीड्स फ्रॉम समवन। समझना, किसी से पैसा मिला बट रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये क्या हुआ, कैश को मिस एप्रोप्रिएट किया है या ना। पैसा मिला बट लिखे ही नहीं, घर लेके चले गए। या फिर शॉर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ कैश, पैसा मिला बट रिकॉर्ड क्या किए, कम। समझ में क्या बोल रहे हैं, कैश मिला बट रिकॉर्ड क्या कर दिए, कम। फॉर एग्जाम्पल 1000 मिला बट रिकॉर्ड किए 900 रुपया, ये क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। उसके अलावा प्रोसीड्स फ्रॉम समवन, किसी से पैसा मिला बट या तो उसको रिकॉर्ड नहीं किए या फिर रिकॉर्ड क्या किए, कम। ओके, दूसरा हम लोग कैश को कैसे मिस एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, जान के रखना, क्योंकि कभी काम वाम करोगे तो, है ना, पहले से हिंट्स मिल जाएगा कैसे पैसा, हम बुक में भी बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सेस रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। कैश को मिस एप्रोप्रिएट करने का एक और तरीका है, खर्च को ज्यादा रिकॉर्ड कर दो। वर्कर को मान ले 200 रुपया दिया लेकिन रिकॉर्ड कर दिया कितना, 500 रुपया, तो क्या हो गया, ये कैश का मिस एप्रोप्रिएशन ही हुआ ना। मतलब 200 रुपया वर्कर को दिया, बाकी 300 रुपया क्या किया, खुद ले लिया, 3-4 बिरयानी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, दो समझ में आ गया, कैश जो मिलेगा उसको या तो नहीं रिकॉर्ड करना या फिर क्या करना, कम रिकॉर्ड। दूसरा, खर्चा को क्या करना, ज्यादा रिकॉर्ड। थर्ड, शोइंग फिक्टिटियस पेमेंट ऑफ और परचेज। फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है, जो है नहीं,
हम सामान खरीदे नहीं, लेकिन दिखा रहे कि सामान खरीदे। जैसे मान ले आकाश क्या किया, पैसा लेकर गया मार्केट में, ठीक है, और 40 रुपया रख लिया अपने पास, 40 नहीं 90 रुपया रख लिया, और क्या बोला घर में कि बिरयानी खा के आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हुआ ना। मतलब जो खर्च वो किया नहीं उसको दिखा देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर। डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, मीनिंग क्या होता है, मान ले हम कोई सामान खरीदने गए, 8,000 रुपया दाम है, ठीक है, हमको कैश मिला 8,000, बट जब सामान खरीदने गए तो वो हमको क्या बोला, आपको डिस्काउंट मिलेगा कितने का, 1,000 का। हम पे किए कितना, 7,000। डिस्काउंट रिकॉर्ड करना था ना हमको अकाउंटिंग में, हम नहीं रिकॉर्ड किया। हम क्या दिखाए कि हम पेमेंट कितने का किए, 8,000, 1,000 रुपये चोरी कर लिए। शौक मत हो। नेक्स्ट, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अगर गुड्स को सेल और रिटर्न बेसिस में भेजे हुए, ठीक है, उस केस में अगर मान लो मेरे को कुछ पैसा मिला, उसको रिकॉर्ड नहीं करना कि हमको पैसा मिला, ऐसा रिकॉर्ड हम नहीं किए। तो वो भी वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, कैश को मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। और सबसे फेमस होता है टीमिंग एंड लेडिंग, एग्जाम में आता भी है, टीमिंग एंड लेडिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, ये थोड़ा ज्यादा चालाक आदमी करता है जो अपना इमेज पे दाग भी नहीं लगाना चाहता है। यहाँ पे क्या करता है, मान ले केबल प्रोवाइडर है या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर है टाइप में, ठीक है, इंटरनेट नहीं केबल वगैरह लेंगे, जैसे कि सब कस्टमर हमको 100 रुपया करके देता है, तुम लोग यहाँ से है सबका नाम, ठीक, हम ये हमको 100 रुपया दिया, हम उसको रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है। अब वो जब दिया तो इसके नाम से रिकॉर्ड किया, फिर वो जब दिया तो इसके नाम से रिकॉर्ड किया, ऐसे चलता गया और मेरे पास 100 रुपया रह गया। समझ में आया कैसे, ये हमको 100 रुपया दिया, इसका नाम से नहीं रिकॉर्ड किए, वो 100 रुपया दिया तो इसका नाम से रिकॉर्ड किया, हम बोले वो नहीं दिया है, ये दिया है। ऐसे करके चलते जाएगा, जब तक जिंदा रहोगे तब तक चलते गया, पैसा तो तुम्हारे पास ना रह गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग टीमिंग एंड लीडिंग। मतलब एक पहले से जब पैसा वैसा मिलेगा फर्स्ट कस्टमर से, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब दूसरे से मिलेगा तो क्या दिखाएंगे उसको कि पहले वाले से मिला, ठीक है। ओके, ये आता भी एग्जाम में, आई गेस होगा इधर नीचे देखेंगे। अच्छा, अब देखो ये तो समझ में आ गया कि कैश को कैसे मिस एप्रोप्रिएट करेंगे, मतलब कैश को कैसे चोरी हम लोग कर सकते हैं बिजनेस में। अब चोरी को पकड़ना कैसे है ना, हाँ, तो इसको ढूंढना भी पड़ेगा ना कैसे चोरी हुआ है। तो देखो क्या क्या तरीका है कैश मिस एप्रोप्रिएशन को रोकने का, नहीं कहेंगे, मतलब चेक करने का कि कहाँ पे कैश को चोरी किया गया या फिर चोरी नहीं किया गया। पहला तरीका, एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम इम्प्लीमेंटेड फॉर चेकिंग कैश कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट। बिजनेस का इंटरनल चेक सिस्टम को एग्जामिन करना कि वो सही है या फिर सही नहीं है, पहला जिसको ढूंढना होगा कैश मिसअप्रोप्रिएट किया गया है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, मैच द काउंटर फॉइल्स ऑफ पेइंग इन स्लिप विथ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड पासबुक। सिंपल सा मीनिंग बस इतना है, हम अगर किसी को पैसा पे करते हैं ना, तो एक काउंटर फॉइल होता है जहां पे साइन कराना पड़ता है कि वो हमसे पैसा रिसीव किया है। अब रिसिप्ट में लिखा हुआ 1,000 और एंट्री में दिखा है कितना, 1,200, वहां से पकड़ाएगा, आया ना। काउंटर फॉइल देखेंगे तो मिल जाएगा। या फिर मान ले बैंक में जमा किए 8,000 रुपया, ठीक है, बट अकाउंटिंग एंट्री में दिखा रहे कितना, 10,000, तो वो बैंक का रिसिप्ट चेक करेंगे तो मिलेगा, पता चलेगा कि नहीं। जैसे मान ले ये मार्केट गया कपड़ा खरीदने, ठीक है, अब 200 का कपड़ा था, कबाड़ी से खरीदा, कबाड़ी नहीं जो भी होता है, वहां से मान ले 200 रुपया का कपड़ा खरीदा, बट घर में आकर के ये बोलता है कि वो 2,000 रुपए का है, 1,800 सीधा डांग दे दिया। अब इसको कैसे पकड़ा जा सकता है, क्या बोला जाएगा उसको, रिसिप्ट दिखाएगा ना, तो पता चलेगा कितने का है, 200 का है। उसके बाद देखो, चेक वेदर एनी टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड हैज ऑकर्ड। ये चेक करना कि कहीं टीमिंग एंड लेडिंग तो नहीं किया जा रहा है, मतलब समझ में आ गया ना क्या नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, check that all discount are duly approved and within organizational policy। इसका मीनिंग समझना क्या होता है। डिस्काउंट बिजनेस देता है ना,
बिजनेस अगर डिस्काउंट देगा तो बिजनेस को पैसा कम मिलेगा कि ज्यादा? ये सिंपल से ऐसा एग्जांपल, मान ले एक सामान का दाम है 10,000, ये सेल्समैन है, ठीक है। अब बिजनेस में डिस्काउंट नहीं चल रहा है, बट ये क्या किया, एक कस्टमर आया धोनी, उसको क्या बोला कि देख 10,000 का सामान है, हम रिसिप्ट में दिखाएंगे कि तुमको 1,000 का डिस्काउंट दिए, मतलब तुम हमको 9,000 दे रहा है, ठीक। और उसको बोलेगा कि तुम हमको 9,500 रुपया देना, 9,000 हम बिजनेस को दे देंगे और 500 रुपया खुद रख लेंगे, इसका भी फायदा और उसका भी फायदा, आया ना? हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब सामान बेचे 9,000 का, रिसिप्ट में दिखाया 9,000 और उससे कितना ले लिया कमीशन? 500 का, तो उसका फायदा हो गया ना। एरर नहीं है, पहली बात तो फ्रॉड है, ये गलती थोड़ी की है, तो जानबूझ के किया है कि 500 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिल जाए, मतलब डिस्काउंट दे दिया, रीजन क्या था, ताकि इसको भी क्या हो जाए, बीच में फायदा मिल जाए। तो बिजनेस ये चेक करेगा कि जो भी डिस्काउंट दिया है वो बिजनेस के पॉलिसी के रूल फॉलो करता है या फिर फॉलो, मतलब बिजनेस में डिस्काउंट चलेगा तभी देगा, अदरवाइज देगा क्या? अदरवाइज अगर दे रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ पैसा वो ले रहा है। तो ये चेक करना है कि जो भी डिस्काउंट दिया है वो बिजनेस से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। उसके बाद confirm personally any old balance of debtor to make sure that the payment made by debtors are recorded in books or not। पुराना अगर किसी से पैसा पाते हैं ना, तो उससे जाकर के पूछना कि तुम अभी तक पैसा दिए हो या पैसा नहीं दिए हो। मान ले ये पैसा दिया, हम रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक, इसको पकड़ने का क्या तरीका है, उससे जाकर के पूछना पड़ेगा कि तुम पैसा दिए हो या फिर, यही ना। उसके बाद नेक्स्ट है चेक दैट बैड डेट्स आर रिटन ऑफ एज पर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। देखना बहुत बार बैड डेट लिख देते हैं कि पैसा अब रिकवर नहीं होगा। जैसे एक्स को हम 2,000 का सामान बेचे, ठीक है, हम अकाउंटेंट है, हम क्या किया, हम एक्स को बोले कि एक काम करते हैं, तुम्हारा 2,000 को बैड डेट लिख दे रहे हम, तुमको बिजनेस को पैसा देना नहीं पड़ेगा और हमको पर्सनली कितना दे देना तुम, 1,000 रुपये। अब बिजनेस को क्या पता, बिजनेस ये सोचा कि पैसा तो मिलने से रहा, ठीक है, बैड डेट लिख दिया, बट हम क्या किए, अंदर ही अंदर कमीशन ले लिए। तो ये चेक करना कि बैड डेट हम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करके लिखे या फिर नहीं लिखे। उसके बाद इंश्योर दैट डबल पेमेंट हैज नॉट बीन मेड अगेंस्ट द सिंगल आइटम ऑफ परचेज। ये श्योर करना कि कहीं एक बार खरीदे हैं और पेमेंट कितने बार, 2 बार दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। मान ले पुराना कपड़ा का रिसिप्ट ला करके दिखा दे रहा है, डेट चेंज करके। तुम लोग भी करोगे कुछ दिन बाद, जब फोन का पैसा आएगा तो डेट बदल के क्या करोगे, स्कूल में दिखाओगे कि पैसा मिलने के बाद खरीदे हैं, तो वो भी फ्रॉड ही होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फिर बोला गया चेक वेदर एनी फिक्टिटियस वर्कर हैज बीन इंक्लूडेड इन द पेरोल। मान ले बिजनेस में काम करता है 10 आदमी, कितना आदमी काम करता है, 10, बट जो वेजेस सीट है उसमें दिखा रहे 15 आदमी, 5 आदमी है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, मतलब बिजनेस में काम कर रहा है 10 वर्कर, बट पेरोल में कितना दिखा रहा है, 15, 5 का पैसा क्या कर रहा है, चोरी कर ले रहा है। तो ये श्योर करना कि कहीं फिक्टिटियस वर्कर, मतलब ऐसा वर्कर तो नहीं है जो एग्जैक्टली है ही नहीं, बट पैसा उसको दिया जा रहा है, मतलब उसको नहीं दे रहा है एग्जैक्टली, उसका पैसा क्या कर रहे हैं ये लोग, चोरी कर ले रहे हैं। टीमिंग एंड लीडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ये होता क्या है। टीमिंग एंड लीडिंग और लैपिंग प्रोसेस, ठीक है, इज वन ऑफ द मेथड ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीमिंग एंड लीडिंग कौन से फ्रॉड के अंदर में आता है, यहाँ पे क्या क्या मिस एप्रोप्रिएट करते हैं हम लोग, कैश को ना। तो इट इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कैश को मिस एप्रोप्रिएट करने का एक तरीका है। इसमें होता क्या है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम द फर्स्ट कस्टमर, पहले कस्टमर से जो पैसा मिलेगा इज मिस एप्रोप्रिएट, सॉरी, फर्स्ट कस्टमर इज मिस एप्रोप्रिएटेड बाय द कैशियर, मतलब पहला कस्टमर से जो पैसा मिलेगा उसको क्या करेगा, उसको रख लेगा, मिस एप्रोप्रिएट कर देगा। द मनी रिसीव फ्रॉम द सेकंड कस्टमर, और दूसरे से जो पैसा मिलेगा उसको क्या करेंगे, इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द फर्स्ट कस्टमर। पहले वाले का पैसा रख लिए और दूसरे वाले का पैसा किसके अकाउंट से हम लोग क्रेडिट कर दिए, पहले वाले के नाम पे लिख दिए, ठीक है।
द मनी रिसीव फ्रॉम द थर्ड, और जब थर्ड से मिलेगा तो किसके नाम से क्रेडिट करेंगे? द मनी रिसीव फ्रॉम द थर्ड कस्टमर इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ सेकेंड कस्टमर एंड द मनी रिसीव फ्रॉम फोर्थ कस्टमर इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द थर्ड कस्टमर। एग्जाम में लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा तो लिखते चल जाना, गिनती विनती आता है ना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, नहीं वैसे लिखते जाना, तुम देख लेना कितने मार्क्स का है उसके हिसाब से। अच्छा, फिर लिखा गया लास्ट में दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल भर ये प्रोसेस चलता रहेगा, इससे मिला तो उसका, उससे मिला तो, साल भर क्या जिंदगी भर दिखाते रहेगा जब तक बिजनेस में काम करेगा। हाँ एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश समझ में आ गया, कैश को कैसे चोरी करना है और कैसे उससे चोरी को पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो भी वर्कर रहेगा वो क्या चोरी करेगा? सामान वामान चोरी करेगा। अब पता है ये कौन चोरी करता है? जो सामान को बेचता है वो लोग। और कैश को तो चोरी करेगा कैश डिपार्टमेंट वाला आदमी, वो लोग तो ऐसे चोर होता ही है। और गुड्स को कौन चोरी करेगा? जो कहाँ पर होगा, स्टोर वगैरह में रहेगा ना, वो लोग चोरी करते हैं। बहुत देर पॉकेट में भर के घर लेके चल गया, बादाम हुआ, बहुत जन खा के भी चल जाता है घर। चल देखो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, इसमें क्या लिखा गया? इन दिस केस द एजेंट और एनी अदर पर्सन, इस केस में एजेंट मतलब जो सामान को सेल करता है उसको एजेंट कहते हैं, ठीक है। द एजेंट और एनी अदर पर्सन हु हैज बीन इंटरेस्टेड, मतलब जिसको दिया गया है, विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स, जिसको सामान दिया गया, मतलब कोई भी एजेंट या कोई भी पर्सन जिसको क्या किया, सामान दिया गया है, फ्रॉडुलेंटली यूजेस देम, वो क्या करता है, फ्रॉड से उसको यूज करने लगता है। जैसे टीवी दिए कि बेचो, वो क्या कर रहा है, घर में टीवी देख रहे हैं, बोले बिक ही नहीं रहे। फ्रॉडुलेंटली यूजेस देम और कीप्स देम इन हिज ऑन विदाउट द परमिशन ऑफ द एक्चुअल ओनर, मतलब ओनर से नहीं पूछा, ओनर दिया है कि तुम इसको बेच दो, अब वो क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है पूरा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो फिर लिखा गया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में टेक प्लेस ड्यू टू अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये होगा कब, गुड्स को कैसे मिस एप्रोप्रिएट किया जा सकता है, मतलब कब किया जाएगा? जब अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, हम सैंपल दे दे रहे लेकिन बिजनेस से पूछे नहीं, मतलब मेरे पास ऑथोरिटी नहीं है किसी को सैंपल में सामान देने का, बट हम दे दिए, तो अनऑथराइज्ड यूज हो रहा है ना, मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है। या फिर स्टीलिंग ऑफ गुड्स, सबसे ज्यादा तो यही होता है, सामान क्या कर लेना, चोरी कर लेना, आकाश की तरफ नहीं देखोगे कोई। अनऑथराइज्ड क्या होता है, स्टीलिंग ऑफ गुड्स, कौन करेगा, बाय द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है इशूइंग फॉल्स क्रेडिट नोट टू द कस्टमर फॉर सेल्स रिटर्न। समझना यहाँ पे, हम सामान सेल किए किसको, डी को, ठीक है। हम डी के साथ मिल करके डी को ये बोले कि हम तुम्हारे नाम पे लिख दे रहे कि तुम सामान रिटर्न कर दियो, बट तुम सामान को यूज करो। समझ में आ रहा है कैसे मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हैं? हम अकाउंटेंट है, ठीक है, हम डी को ये बोले कि तुम जो सामान खरीदे हो, हम एक पेपर दे रहे जिसमें लिख दे रहे कि तुम सामान को रिटर्न कर दियो, और हम तुमको पैसा भी दे रहे और तुम सामान को क्या करो, यूज करो। उससे क्या हुआ, गुड्स को मिस एप्रोप्रिएट किया ना, गुड्स कहाँ पे होना चाहिए थे, स्टॉक में, बट क्या कर रहा है वो, यूज कर रहा है, ठीक है। ओके, सच अ फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड। अच्छा, इस फ्रॉड को हम लोग लाइक पकड़ कैसे सकते हैं? इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए क्या, चेकिंग स्टॉक रिकॉर्ड्स, जाकर के स्टॉक में देखना पड़ेगा कि जो सामान वो रिटर्न किया वो है या फिर, यहां से पकड़ाएगा। दूसरा, कंडक्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करना खुद जाकर के कि एग्जैक्टली वो स्टॉक में है सामान या फिर सामान नहीं है। जैसे कि हम बोले कि वो रिटर्न कर दिया बट स्टॉक में सामान नहीं है, तो पकड़ाएगा ना। ओके, उसके बाद है फॉर इन्वेस्टिंग द केसेस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स द फॉलोइंग स्टेप मे बी टेकन। अब समझना, सामान को मिस एप्रोप्रिएट करने का तरीका समझ गए क्या क्या होता है। इसके बाद ये समझने के बाद देखते हैं, अगर हमको ये पकड़ना है कि कौन सामान को चोरी किया है, मिस एप्रोप्रिएट किया है, तो क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, पहला स्टेप में क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। देखो दोनों में सेम है, सबसे पहले इंटरनल चेक को देखेंगे कि एक का काम जो है ना दूसरा वर्कर चेक कर सकता है या फिर चेक नहीं कर सकता। उसके बाद देखो दूसरा, इंश्योर दैट परचेज आर मेड ओनली व्हेन नेसेसरी। इस चीज का श्योरिटी करना कि सामान तभी खरीदा गया जब उसका जरूरत था। फॉर एग्जाम्पल मान ले आकाश जो है ना एक बिजनेस का परचेज मैनेजर है, सामान खरीदता है, ठीक है। तो मान ले बिजनेस को एक लैपटॉप का जरूरत है नहीं, बट इसका भाई पढ़ता है तो उसको लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो ये क्या किया, बिजनेस के पैसा से लैपटॉप खरीदा और ये बोला कि उसका काम कहाँ पे हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है। मतलब लैपटॉप का जरूरत था क्या, जरूरत था नहीं, खरीद लिया, खरीद करके किसको दिया, अपना। तो यहाँ पे क्या होगा, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स ही ना हुआ, ठीक है। तो इंश्योर दैट, इस चीज का श्योरिटी करना कि सामान को तभी खरीदा गया जब उसका क्या था, मेरे को जरूरत था तब। उसके बाद एक कंपेयर द परचेज ऑर्डर विद एक्चुअल गुड्स रिसीव्ड एंड परचेज इनवॉइस। समझना, इनवॉइस में अगर 10,000 का सामान दिखाया है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 10,000 का सामान आया है या फिर सामान, जैसे कि मॉल वगैरह जाते हो ना घूमने, सेल्फी वेल्फी लेके चले आते हो, वो अभी था कुछ दिन पहले। हाँ, मॉल में जब जाते हो तो जब वहां से बाहर निकलते हो तो क्या करता है, रिसिप्ट देखता है और फिर क्या देखता है, सामान देखता है ना, कि वही है कि एक्स्ट्रा भी लेकर, बहुत दिन पहन के चल जाता है वो कार्ड वार्ड हटा दिया फिर पहन के चल आता है बाहर। आकाश करता था पहले। तो इस चीज को चेक करना कि जो भी सामान मेरे पास आया है और जो इनवॉइस में है वो एग्जैक्टली सेम है या फिर अलग है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा चेक दैट सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड आर विद इन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ये चेक करना कि जो सैंपल से चोरी कर रहे थे कि सैंपल जो दिए वो बिजनेस के पॉलिसी में था या फिर नहीं था तो ठीक है, नहीं था इसका मतलब क्या किया, वो मिसअप्रोप्रिएट किया है। उसके बाद रिकंसाइल द स्टेटमेंट ऑफ गुड्स रिसीव्ड टू ब्रांचेस एंड रिसीव्ड बाय द ब्रांचेस एट अ रेगुलर इंटरवल, सॉरी गुड्स सेंट टू ब्रांचेस एंड रिसीव्ड। इस चीज को चेक करना कि ब्रांच को, मान ले मेरा एक ब्रांच कहीं और है, हम ये श्योर करेंगे कि हम जो ब्रांच को सामान भेजे या जो सामान मिला वो इनवॉइस में, मतलब डॉक्यूमेंट में कितना है और एक्चुअली कितना है, उसको क्या करेंगे, रिकंसाइल। दोनों मैच हो गया तो ठीक, नहीं मैच हुआ तो क्या किया गया, गुड्स को मिसअप्रोप्रिएट। उसके बाद चेक वेदर देयर इज सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। ये चेक करना कि स्टॉक कहीं ज्यादा या कम नहीं ना हो गया है, या फिर चेक वेदर लॉस ऑफ स्टॉक इज अकाउंटेड फॉर। ये चेक करना कि स्टॉक का लॉस हुआ है या फिर लॉस नहीं हुआ। शॉर्ट में एक बार फिर से बता देते हैं फिर आएंगे। देखो फ्रॉड का मतलब क्या हुआ, समझ में आता है, इंटेंशनल क्या करना, रिप्रेजेंटेशन या मिस अप्रोप्रिएशन करना। जो तीन टाइप का होगा, एक कैश का करेंगे, गुड्स का, और थर्ड क्या होता है, अकाउंट्स का। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में क्या होता है, कैश को मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है और ये करता कौन है, कैश डिपार्टमेंट करता है। करने का तरीका समझ में आ गया, इनकम कम दिखाना, खर्च ज्यादा दिखाना, टीमिंग एंड लेडिंग करना। क्लियर। ओके, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इससे बचने का तरीका, मतलब कैसे इसको ढूंढ सकते हैं। ओके, उसके बाद पढ़े हम लोग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में क्या होता है, सामान को मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है। कौन करेगा, जो सामान का देखरेख में, मतलब एजेंट करेगा या फिर कोई भी पर्सन करेगा, जो स्टोर वगैरह या गुड्स के अटैच में रहता है वो लोग। अच्छा, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल चेक को देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये श्योर करेंगे कि जो सामान खरीदे वो जरूरी था या फिर जरूरी नहीं था। अच्छा, सामान को हम लोग मिलाएंगे किसके साथ, रिसिप्ट के साथ, सेम है या फिर नहीं है। बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को देखेंगे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। उसके अलावा तुम्हारा स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं, जाकर के स्टॉक में वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मेरे को दिखा रहा है सामान, स्टोर लेजर होता है एक, वो अभी नहीं बाद में बताएंगे, मतलब जहां पे रिकॉर्ड है कि मेरे पास अगर ऐसा दिखा रहा है कि मेरे स्टॉक में 10 लाख का सामान है, तो हम जाकर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि स्टॉक में एग्जैक्टली 10 लाख का सामान है या फिर, तो फिर पकड़ा जाएगा। स्टॉक का सरप्लस और शॉर्टेज को भी क्या करना है, हमको चेक कर लेना है, ताकि अगर वहां पे कुछ फ्रॉड किया गया है गुड्स के रिगार्डिंग में तो वो पकड़ा जाए। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो नेक्स्ट टाइप है फ्रॉड का, उसका नाम है
मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अकाउंटिंग एंट्री होता है ना, वहां पे मैनिपुलेशन मतलब फेरबदल किया जाता है। एग्जैक्टली होता क्या वो देखते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स मींस प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स को शो करना। सिंपल सा माइंड में रखो कि फाइनल अकाउंट को शो करना। कैसे शो करना? इन मोर फेवरेबल देन व्हाट दे एक्चुअली आर, मतलब जैसा है ना उससे अच्छा दिखाना, मतलब मेरे को जैसा चाहिए वैसा शो करना। एग्जैक्टली वो है नहीं बट वैसा शो करना। जैसे कि मान ले, होता है ना कि जब वो फेंकने वाला बैठता है तो फिर फेंकते रहता है। इतना खराब। फिर मान ले जैसे कि आकाश है, ठीक है, अब एक दिन एक बाइक लेकर के आया, बोलता है पापा का है। फिर एक दिन वो गहना वहना पहन के आया, कहता है मम्मी का है, रेंट में लेकर के आया। लेकिन तो क्या करना, शो ऑफ करना। एग्जैक्टली वो है नहीं बट शो ऑफ करता है कि गहना किसका है, उसकी मम्मी का है, उसको अच्छा लगा तो पहन के आया है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में, हालांकि इसका बात किए, अकाउंट्स में भी वैसा होता है। ठीक है, अकाउंट्स में भी क्या होता है, सेम होता है। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होता है ना, हम उसको अपने हिसाब से फेवरेबल दिखा देते हैं। जैसे कि मान ले कहीं खाने होने गया, तो वहां पे हम लोग अपना गरीबी दिखाते हैं, हम लोग बहुत गरीब है, पैसा नहीं है। या फिर मान ले जहाँ पे शो करना होता है, मतलब बगल में कोई है, शो ऑफ करना है कि बहुत अमीर है, तो क्या बोलेगा, मेरा घड़ी तो एप्पल का है, चाचा विधायक है ना, पापा का हेलीकॉप्टर है, समथिंग टाइप शो ऑफ करता है ना। तो एग्जैक्टली है नहीं लेकिन शो करता है। लेकिन याद रखना, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवरेबल का मतलब ये मत समझना कि हमेशा अच्छा दिखाना, कभी कभी खराब भी दिखाया जाता है ताकि उस सिचुएशन को वो सूट कर पाए। एग्जैक्टली अकाउंट्स में भी सेम होता है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट मींस प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को प्रेजेंट करना मोर फेवरेबल दिखाना देन व्हाट दे एक्चुअली आर, जो है ना उससे क्या करना, फेवरेबल दिखाना, जो है वो नहीं दिखाना, उसको क्या करना, चेंज करके शो करना। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ विंडो ड्रेसिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, बहुत जन का देखना घर भी होता है, बाहर से देखना लगेगा ताजमहल है, अंदर में मट्टी का है खाली। तो ये सब चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। मतलब है नहीं बट क्या करना, शो ऑफ करना। ठीक है, ओके। इट इज यूजुअली कमिटेड। अच्छा, अकाउंट्स को कौन मैनिपुलेट करेगा, वो नाला साफ करता है वो करेगा क्या, कौन करेगा? मतलब जो हायर लेवल, लोअर लेवल वाला ये सब नहीं करता है, हायर लेवल वाला अपने हिसाब से करेगा वो लोग। ठीक है, वो लोग हायर लेवल का भी फ्रॉड करता है। तो अकाउंट्स को जो मैनिपुलेट करता है वो कौन से लेवल का होता है, हायर लेवल का होता है। ठीक है, मैनेजमेंट सच एज, होता कौन कौन है, एक तो डायरेक्टर जो कंपनी को मैनेज करता है, एंड इज दस वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। अब देखो, जो एकदम हायर लेवल वाला अगर कोई भी फ्रॉड करेगा, क्या उसको तुम इजीली ढूंढ सकते हो? वो हायर लेवल, उसे तो तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे कि आप ये फ्रॉड किए हैं। पहले तो बोलने में तेरे को लगेगा कि आप ये फ्रॉड किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि पता चला फिर गलत निकला, उसके बाद फिर तुम स्टेशन में भीख मांग रहे हो, पॉसिबल? देखो नेक्स्ट। अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। देखो अकाउंट्स को जब मैनिपुलेट करते हैं ना, अकाउंट्स को अगर अपने हिसाब से फेवरेबल शो करते तो कैसे शो कर सकते हैं, तरीका देखो क्या क्या है। एग्जैक्टली समझ में आ गया मैनिपुलेशन पे अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स को क्या करना, फेवरेबल शो करना, मतलब जैसा है उससे क्या शो करना, फेवरेबल। इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, विंडो ड्रेसिंग। मतलब शो ऑफ करना, विंडो ड्रेसिंग का मतलब विंडो शो कर दिया, अच्छा मतलब सब समझेगा कि अंदर भी क्या है, अच्छा है। अब अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने का तरीका क्या है, सॉरी मैनिपुलेट करने का क्या क्या तरीका है। सबसे पहला, टैक्स से अगर बचना है, टैक्स से बचेंगे तो क्या करेंगे, इनकम को कम दिखाएंगे, आया ना, क्योंकि यहाँ तो पेमेंट करने का बात आ गया ना, खर्चा का बात आ गया, खर्चा का बात आएगा तो क्या दिखाएंगे, ऑलवेज इनकम कम दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा गया ओमिशन और अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम टू इवेट टैक्स। टैक्स से बचने के लिए, इवेट का मतलब क्या होता है, लाइक धोखेधारी से बचना। हालांकि टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनकम को ओमिट कर देते, मतलब इनकम को या तो नहीं दिखाते या फिर क्या करते, अंडर स्टेट का मतलब कम दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा
फेक एक्सपेंसेस और ओवर बिलिंग ऑफ एक्सपेंसेस फॉर रिड्यूसिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खर्च को ज्यादा दिखा देते, या फिर फेक खर्च किए ही नहीं लेकिन खर्च दिखा देते। ठीक है, दूसरा हो गया जो कि प्रॉफिट को कम दिखाने के पर्पस के लिए किया जाता है, या तो इनकम को कम या एक्सपेंस को ज्यादा। उसके बाद ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट टू अर्न मोर कमीशन। अब मान ले आकाश को हम सेलिंग एजेंट बना देते हैं, सेलिंग एजेंट नहीं लाइक मैनेजर बना देते बिजनेस का, ठीक है, तो झाड़ू छाप इसका नाम है। तो इसको क्या बना दिया, मैनेजर बना दिया। अब इसको बोला गया है कि बिजनेस का जितना प्रॉफिट होगा ना तेरे को 10% मिलेगा। अब ये अकाउंटेंट भी है, तो बताओ क्या करेगा, प्रॉफिट को कम दिखाएगा कि ज्यादा दिखाएगा, मैनिपुलेट कर रहा है ना अकाउंट्स में, मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया ताकि इसको क्या मिले, कमीशन। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है नहीं उसे क्या करना, ज्यादा दिखाना। बिजनेस को लॉस है, बिजनेस को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन इसका क्या हो जा रहा है वहां पे, प्रॉफिट। तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट टू अर्न मोर कमीशन, प्रॉफिट को बढ़ा देना ताकि हमको क्या मिले, ज्यादा कमीशन मिले। किस केस में, इन केस ऑफ प्रॉफिट लिंक्ड कमीशन, जहां पे कमीशन किसके साथ लिंक्ड है, प्रॉफिट के साथ। पैसा आया नहीं, समझ, ये ओनर थोड़ी है, ये अकाउंटेंट है या मैनेजर समझ लो बिजनेस का। तो ये क्या किया, प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया ताकि इसको कमीशन क्या मिले, ज्यादा मिले। इसको तो मिला ना, ये तो अपना ना फायदा देखेगा। तो वो तो चेक कर सकते हो। हम बोले कि तुम फ्रॉड कैसे कर सकते हो, हम वो सिखा रहे हैं। फ्रॉड कैसे करोगे, तुमको अगर मान लो कमीशन प्रॉफिट के बेस में मिलेगा तो प्रॉफिट को क्या दिखाओगे, ऑब्वियसली ज्यादा दिखाओगे ताकि कमीशन ज्यादा मिल जाए। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर बेटर वैल्यू इन केस ऑफ बिजनेस इज टू बी सोल्ड। बहुत बार ये होता है ना, मान लो बिजनेस को बेचना है, मान लो छोला भटूरे का दुकान लगाता है एक तो गसाला मोड़ में। अब उसको मान ले दुकान को बेचना है, अब कोई पूछेगा कि बताइए आपका प्रॉफिट कितने का होता है, अब होता है 2 रुपया का साल भर में, लेकिन बोलता है 4 लाख का। साल भर में 2 ही रुपया होता है। बट वो क्या करता है, 2 रुपया को कितना बोलता है कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। इससे फायदा क्या होगा पता है, जो खरीदने वाला होगा वो क्या करेगा, ज्यादा प्राइस पे करेगा ना। अगर 2 रुपया का प्रॉफिट बताएगा तो खरीदेगा क्या, कोई नहीं ना खरीदेगा। तो यहाँ पे वही टाइप का फ्रॉड होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को ज्यादा दिखाते हैं जब क्या करते हैं, बिजनेस को सेल करेंगे, बेचना होगा। अगर बिजनेस कोई दुकान को ही बेचना हो तो प्रॉफिट को क्या दिखाते हैं हम लोग, ज्यादा दिखाते हैं। उसके बाद ओवर और अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्या करना, या तो ज्यादा दिखाना या फिर क्या दिखाना, कम दिखाना। उसके बाद रिकॉर्डिंग फिक्टिटियस इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम या एक्सपेंस को क्या दिखाना, फिक्टिटियस, मतलब जो इनकम है नहीं दिखा दिए, एक्सपेंस है नहीं लेकिन क्या किए, दिखा दिए। ये तो हो गया चोरी करने का तरीका। अब इसको पकड़ने का तरीका भी पढ़ ही लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद पढ़ते हैं कि अगर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि अकाउंट्स में कोई भी मैनिपुलेशन किया गया या फिर नहीं किया गया। इंश्योर डिटेल चेकिंग ऑफ परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अकाउंट्स में जितने का परचेज दिखा है एग्जैक्टली उतने का सामान परचेज किया या फिर परचेज। सेल को भी चेक करेंगे, जितने का सेल्स दिखा है एग्जैक्टली उतने का सेल हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके बाद इंश्योर दैट नो फिक्टिटियस एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट को घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पैसा दिए नहीं उसको दिखा सकते हैं, हाँ या ना। तो अगर उसको पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, हमको अकाउंट्स में चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई फिक्टिटियस पेमेंट तो नहीं दिखा दिया, मतलब खर्च किए नहीं लेकिन दिखा दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमको एग्जैक्टली क्या करना, पकड़ना है कि क्या गलती किया गया, गलती नहीं मिस्टेक, क्या क्या फ्रॉड किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योर दैट ऑल इनकम्स आर जेन्युइन एंड प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। इस चीज को श्योर करना कि बिजनेस को जो भी इनकम हुआ है वो रियल इनकम है या नहीं है, या फिर उसको रिकॉर्ड किया गया या फिर रिकॉर्ड, तो वहां से हम लोग चेक कर सकते हैं ना कि मैनिपुलेशन है या फिर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है टू चेक द सिस्टम ऑफ अपॉर्शनिंग एक्सपेंडिचर बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चेक करना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में
डिफरेंशिएट किया गया है या फिर डिफरेंशिएट नहीं किया गया। सिंपल समझना, अगर प्लांट खरीदे और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा ना, एक्सपेंस तो है ना वो। हालांकि प्लांट खरीदते तो कहाँ पे दिखाते? प्लांट में दिखाते, उसको एक्सपेंस नहीं मानते हम लोग, वो तो एसेट्स खरीदे। ठीक है, तो ये देखना है कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट किया गया या फिर डिफरेंशिएट नहीं किया गया। उसके बाद स्टॉक का वैल्यूएशन देखो, चेक द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के मेथड को चेक करना। अब तुम सोचोगे कि क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जानते हो बिजनेस का प्रॉफिट डिपेंड करता है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हो गए तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर मान ले 10,000 है, 20,000 दिखाएंगे तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ जाएगा? 20,000 बढ़ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, वहां पे बाकी सब पुट कर देना। क्लोजिंग स्टॉक को एक बार 10,000 बैठाना और एक बार 20,000 बैठाना। जब 10,000 बैठाओगे तो जो प्रॉफिट आएगा, जो 20,000 बैठाओगे प्रॉफिट उससे क्या आएगा? 10,000 और ज्यादा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होता है प्रॉफिट भी क्या होता है? उतना ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है चेक इफ द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड एवरी ईयर। ये चेक करना कि हर साल जो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, वो सेम है या फिर अलग अलग है। सेम है तो ठीक है, अलग अलग है मतलब वहां पे क्या किया गया? मैनिपुलेशन किया गया है। उसके बाद चेक दैट कंसिस्टेंट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड एवरी ईयर। ये चेक करना कि हर साल जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो सेम है या अलग अलग है। सेम है मतलब ठीक, अलग अलग है मतलब वहां पे क्या किया गया? मैनिपुलेशन किया गया। चेक द ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग बिगर अमाउंट इन डिटेल। जो ट्रांजेक्शन ज्यादा अमाउंट का है, ज्यादा समझ में आ रहा है ना, बड़ा अमाउंट का जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको क्या करना है? डिटेल में चेक करना, क्योंकि ज्यादा फ्रॉड उसी में होता है जहां पे अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है, तो उसको डिटेल में चेक करना। चेक पास्ट ईयर डेटा एंड ट्रेंड। पास्ट ईयर के डेटा को चेक करना और पास्ट ईयर के ट्रेंड को चेक करना। लाइक मान ले पिछले साल प्रॉफिट हुआ 5 लाख का और इस साल अगर दिखा रहा है 1 लाख का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉड है वहां पे। हो सकता है, हम ये नहीं बोले कि एग्जैक्टली है, चांसेस है कि वहां फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जिस बिजनेस का 1 साल 5 लाख का प्रॉफिट, इतना तो नहीं ना डिक्रीज होगा कि एक ही बार 1 लाख का प्रॉफिट, या फिर मान ले 3 साल का प्रॉफिट, 1 साल 4 लाख हुआ, फिर 4,50,000, फिर 5 लाख, फिर 5,50,000, फिर 6 लाख, अचानक से 1 लाख हो गया, तो वहां पे हो सकता है क्या है? फ्रॉड है, चांसेस है। हम ये नहीं कह रहे कि फ्रॉड है, बट चांसेस है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को चेक करना कि प्रीवियस ईयर कितने का प्रॉफिट था और इस साल कितने का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही नहीं, बाकी सब कुछ, प्रीवियस ईयर के वेजेस के साथ इस ईयर के वेजेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। चलो फिर से एक बार इसको पूरा रिवीजन करा देते हैं। फ्रॉड समझ में आ गया क्या होता है? इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। 3 टाइप का होगा, कैश, गुड्स और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। कैश में हम लोग किसको मिसअप्रोप्रिएट करते हैं? कैश को। गुड्स में किसको करते हैं? गुड्स को। और अकाउंट्स में किसको करते हैं हम लोग? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि फ्रॉड में और एरर में अंतर क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? देखो डेफिनेशन एक लिखा गया है, सिंपली देखो, एरर का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल कि अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मिस्टेक है ना, बट फ्रॉड का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। क्लियर? डेफिनेशन इजी है, पढ़ लोगे हो जाएगा। मोटिव देखो, पर्पस क्या होता है? एरर करने के पीछे क्या कोई भी इंटेंशन होता है क्या? तो एरर आर अनइंटेंशनल। थोड़ा अगर बुक में लिखा है काट दोगे, सिर्फ लिखना है तुमको, एरर आर अनइंटेंशनल। एरर क्या होता है? अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में किया जाता है, कोई भी पर्पस उसका नहीं होता है। फ्रॉड में क्या लिखा गया? फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल एंड कमिटेड टू डिसीव द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉड ऑलवेज क्या होता है? इंटेंशनल, और किया क्यों जाता है? ताकि बिजनेस को क्या कर सके हम लोग? डिसीव कर सके, धोखा दे सके। ठीक है, डोंट रिएक्ट। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन एरर को करता है और कौन फ्रॉड को करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? जनरली एम्प्लॉइज ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कमिट एरर। एरर करता कौन है? अकाउंटिंग में ना गलती होता है, गलती जितना भी होगा, अभी मिस पोस्टिंग वगैरह पड़े, ओमिशन कमीशन कहाँ पे होता है? अकाउंटिंग में हो रहा था। लेकिन फ्रॉड किस में होता है? अकाउंटिंग में भी होता है, गुड्स में भी होता है और कैश में भी होता है।
तो जनरली एम्प्लॉइज ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कमिट एरर, मतलब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का इंसान लोग क्या करते हैं, एरर करता है। बट फ्रॉड कौन करते हैं, जनरली फ्रॉड ऑफ कैश एंड गुड्स आर डन बाय द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ। फ्रॉड का काम जो होता है कैश का और गुड्स का कौन करता है, हायर लेवल पे जो लोग काम करता है वो लोग। उसके बाद है डिटेक्शन, किसको कैसे हम लोग पकड़ा जा सकता है। एरर इजीली पकड़ सकते हो, लेकिन फ्रॉड इजीली पकड़, रीजन समझ में आ रहा है क्यों? अगर तुम एरर किए हो, अनजाने में कर दियो तो पकड़ा जाएगा, बट जानबूझ के करोगे तो तुम ऐसा ही करोगे ताकि पकड़ाए नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम अनजाने में किसी का मर्डर कर दिया, अनजाने में अगर करोगे तो कोई प्लान था क्या? नहीं था। तो वहां तो बहुत सारा 8-10 तो प्रूफ छोड़ दोगे, केस छोड़ दोगे, दांत छोड़ दोगे, एक तो चश्मा में भी छोड़ दिया, वहीं पे फिंगरप्रिंट छोड़ दिया, है ना, फिर पड़ोसी देख लिया जाते हुए। तो एरर के केस में क्या होता है, कोई प्लानिंग होता नहीं है तो थोड़ा जल्दी पकड़ा जाएगा। बट फ्रॉड में क्या होता है, पूरा ग्लव्स पहन के जाओगे, है ना, माथा में टोपी पहन लोगे, दांत वात फिक्स करके जाओगे, है ना, फिंगरप्रिंट भी छोड़ोगे नहीं वहां पे, तो इजीली किसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एरर को। बट फ्रॉड, इसको तो जानबूझ के ऐसे किया जाता है, तो ये बेचारा ऐसे ही मतलब इस टाइप का करेगा ताकि पकड़ाए नहीं। तो इजीली हम लोग किसको डिटेक्ट कर सकते हैं, एरर को, बट फ्रॉड को नहीं कर सकते हैं। किस में टाइम ज्यादा लगता है, एरर को ढूंढने में कि फ्रॉड को ढूंढने में? फ्रॉड। एरर इजीली मिल जाएगा, बट फ्रॉड के केस में क्या होता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है।